अस्सलामुअलैकुम बेटा, कैसे हैं आप सब लोग? तबीयत कैसी है आपकी? अच्छा बेटा, हम एम डी कैट सीरीज हम एम डी कैट लेक्चर्स की एक पूरी सीरीज़ शुरू करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको एम डी कैट और उससे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की पूरी केमिस्ट्री के तमाम लेक्चर्स और तमाम मटेरियल बेटा स्टडी करूँगा यहाँ पर। तो हम सबसे पहले आपकी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का जो कि पहला ही लेक्चर है, पहला ही टॉपिक है एटॉमिक नंबर, उसको आज हम डिटेल से एक्सप्लेन करने वाले हैं। और हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वो डिपेंड बेटा किन पर कर रहा होता है, और उनके न्यूमेरिकल्स को हम 10 सेकंड की ट्रिक से बेटा सॉल्व करने वाले हैं। अगर इसमें एमडी कैट में बेटा सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टूडेंट को केमिस्ट्री से रिलेटेड जो होता है वो ये होता है कि वो बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स जो उन्होंने पहले 10-10 मिनट में सॉल्व किए हुए होते हैं, अब वो एमडी कैट पेपर में उन्हें 1-1 मिनट के वक्फे से मिल रहे होते हैं, वो उन्होंने 1-1 मिनट में सॉल्व करने होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेटा मैं आपको पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री, और आप वही न्यूमेरिकल जिसको आप सादा, जिसको मैंने ही आपको बेटा 10-10 मिनट में पढ़ाया था, अब मैं उसको एमडी कैट के हिसाब से बेटा 10-10 सेकंड के अंदर सॉल्व करना सिखाऊंगा आपको। हम अपना बाकायदा पहला टॉपिक शुरू करते हैं जो कि है एटॉमिक मैथ्स। एटॉमिक मैथ्स बेटा आपकी एमडी कैट का पहला टॉपिक है बेटा। हम इसमें बेटा स्टडी क्या करेंगे? हम इसमें स्टडी करेंगे एटॉमिक मैथ्स, रिलेटिव एटॉमिक मैथ्स और एवरेज एटॉमिक मैथ्स। ये आपको समझ आ जाएगा होता क्या है, डिपेंड किन पर करता है, इससे रिलेटेड सारी चीज़ें, ईच एंड एवरीथिंग, और इससे रिलेटेड जितनी एमसीक्यूज हैं उनको सॉल्व कैसे करना सर आपको पता चल जाएगा। मैथ्स नंबर क्या होता है और आइसोटोपिक मैथ्स क्या होता है, इससे लेक्चर के आखिर में आपको ये इंशाल्लाह पता होगा। 1 to 1 बेटा हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आइसोटोपिक मैथ्स क्या होता है, जो मैंने पहली टर्मिनोलॉजी यहाँ पर इस्तेमाल की। आइसोटोपिक मैथ्स या मैथ्स नंबर क्या होता है, इसको अब हमने देखना है। आइसोटोपिक मैथ्स का बेटा मतलब होता है कि हम इसमें सिर्फ एक आइसोटोप का मैथ्स डिस्कस करने वाले हैं, सिर्फ एक आइसोटोप का, या मैथ्स नंबर भी इसको बोलते हैं। मैथ्स नंबर का मतलब भी होता है कि हम इसमें सिर्फ एक एटम का मास बेटा स्टडी कर रहे हैं, या इसको मैं मजीद 4 स्टेप्स में बेटा एक्सपेंड कर दिया। इसको बेटा हम देखते हैं आइसोटोपिक मैथ्स या मैथ्स नंबर होता है, इसको मैस ऑफ वन एटम बोलते हैं। ये एक एटम का मास होता है, ये आपने चीज नोट करते जाना है। और एक एटम का जो मास होता है इसको स्पेक्ट्रोमेट्री बहुत अच्छे तरीके से कार्बन 12 के साथ कंपेयर करके बता देती है। दूसरी चीज बेटा जो आइसोटोपिक मैस या मास नंबर होता है उसको हम प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस करके इसको फाइंड आउट कर रहे होते हैं। तीसरी चीज बेटा ये एक ही अगर एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप है तो हर आइसोटोप का आइसोटोपिक मैस यानी मास नंबर डिफरेंट होगा, डिफरेंट फॉर ईच आइसोटोप। एक ही एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप के लिए मास नंबर डिफरेंट होगा। और तीसरा ऑलवेज होल नंबर, ये हमेशा होल नंबर आएगा, मसलन 2 आएगा, 4 आएगा, होल नंबर, फ्रैक्शन में आशारिये के अंदर ये नहीं आएगा। मसलन जैसे 1.5, 2.5, 4.8 इस तरीके से ये मास नहीं आएगा, होल नंबर बेटा होगा। और जो चीज दोबारा बेटा इसको रिवाइज करते हैं, ये सिर्फ एक एटम का मास है। इससे रिलेटेड कई मतलब एमसीक्यू आ जाता है। एमसीक्यू बेटा मैं आपको पहला यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पहला एमसीक्यू है विच एटम इन फॉलोइंग, इसमें से ये जो एमसीक्यू मैंने नीचे लिखा हुआ विच एटम इन फॉलोइंग, यानी कि फॉलोइंग में से कौन सा एटम हैज मास नंबर 37, किस एटम का मास नंबर 37 है, हमने ये एमसीक्यू एक्सप्लेन करना है। अच्छा बेटा देखिए यहाँ पर उसने लफ्ज मास नंबर बोला हुआ है, अब ये एमसीक्यू आया हुआ एमसीक्यू है। अच्छा मास नंबर उसने पूछा 37 मास नंबर किसका है। अगर हम नॉर्मल पीरियोडिक टेबल में बेटा देखें तो 37 किसी का हमें नजर नहीं आता मास नंबर, किसी एटम का मास नंबर नहीं है। अगर हम फास्फोरस देखें तो फास्फोरस का 31 होता है, सल्फर का देखें 32 होता है, क्लोरीन का देखें 35.5 होता है, आर्गॉन का देखिए 40 होता है। नॉर्मल हमें पीरियोडिक टेबल में 37 किसी का मास नजर नहीं आता। लेकिन बेटा आपने टॉपिक समझ लेना है, उसने मास नंबर की बात की, और मैंने पहले बोला था ये क्या होता है, एक एटम का मास होता है और हर आइसोटोप के लिए डिफरेंट होता है। तो बेटा देखिए यहाँ पर वो असल में मास नंबर की 37 की बात कर रहा है, किसी आइसोटोप की बात कर रहा है। तो आइसोटोप में बेटा हमें पता है क्लोरीन का ये मास 37 होता है, क्योंकि क्लोरीन का एक आइसोटोप होता है जिसका मास 37 होता है। तो वो यहाँ पर मास नंबर के हिसाब से आइसोटोप की बेटा बात कर रहा है, तो यहाँ पर आइसोटोप क्लोरीन को आपने क्लिक करना है, ठीक है बेटा। तो जहां पर भी मास नंबर की बात है तो आपने इंडिविजुअली हर क्लोरीन हर आइसोटोप का मास भी बेटा आपने इसमें याद करना होता है। तो यहाँ पर वो क्लोरीन की बात कर रहा है। एक और एमसीक्यू बेटा मास नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज, हाइड्रोजन का मास नंबर पूछा हुआ उसने। मास नंबर में और रिलेटिव एटॉमिक मास वो अलग चीज होती है। ये जो 1.008 है ना, ये हाइड्रोजन का रिलेटिव मास है। रिलेटिव मास भी मैं आपको बताता हूँ। तो मास नंबर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का उसने मास पूछा हो तो पहला है 3, हमें पता उसकी एक आइसोटोप का मास 3 भी होता है। एक 2 ऑप्शन दिया हो, हमें पता उसकी एक आइसोटोप का मास 2 भी होता है, बोथ भी दिए हो।
और तीसरा दिया 1.008। आपने इसको कभी भी क्लिक करना है, क्यों? क्योंकि ये मास नंबर नहीं है, क्योंकि मास नंबर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आ सकता ना, ये बेटा उसका एवरेज एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास है, तो आपने इसको बेटा क्लिक करना है। तो इस हिसाब से आपको एमसीक्यू भी बेटा क्लियर होनी चाहिए। हर आइसोटोप का अपने मास इंडिविजुअली याद करना है, और दूसरा देखना है कि वो जो ऑप्शन दे रहा है उसमें मास नंबर पूछ के रिलेटिव एटॉमिक मास है, तो आपका दिमाग दूसरी साइड पे डाइवर्ट नहीं कर रहा। तो ये चीज भी आपने अच्छे तरीके से क्लियर कर लेनी है। आइसोटोपिक मास हमने बेटा एक्सप्लेन कर लिया, उससे रिलेटेड जो ट्रिकी शॉर्ट क्वेश्चन थे वो भी एमसीक्यूज थे वो भी मैंने आपको बता दी है। अब हम देखने वाले हैं रिलेटिव एटॉमिक मास या एवरेज एटॉमिक मास या सिंपल एटॉमिक मास किसको बोलते हैं। अगर सादा एटॉमिक मास लिखा हो, रिलेटिव एटॉमिक मास लिखा हो या एवरेज एटॉमिक मास लिखा हो, तो उसका एक ही मतलब होता है जी। रिलेटिव एटॉमिक मास या एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, ये आपने समझ लेना। ये कभी भी एक एटम का मास नहीं होता, ये कंबाइंड मास ऑफ ऑल आइसोटोप्स। हमने एग्जांपल नंबर 1, आपने जब रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ते तो एग्जांपल नंबर 1 हमने डिस्कस की हुई होती है, तो उसमें आपको पता है कि जो रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला था ना, वो हमने एक एटम का नहीं निकाला था, बल्कि हमने क्या किया था, एक एलिमेंट के जितने आइसोटोप थे तमाम को कंबाइन करके निकाला था। तो रिलेटिव एटॉमिक मास कंबाइंड मास होता है, ये चीज आपने याद रखनी है। और दूसरा याद रखना है कि ये डिपेंड दो तरीकों से हम फाइंड आउट करते हैं। पहला दो तरीकों से कहते हैं, यानी कि दो चीजें हैं जो रिलेटिव एटॉमिक मास बताती हैं। पहला नंबर ऑफ आइसोटोप्स और दूसरा रिलेटिव अबंडेंस, आपको पता होनी चाहिए। इन दो चीजों से रिलेटिव एटॉमिक मास निकलेगा। तीसरा सेम फॉर ऑल आइसोटोप, ये क्या होगा, तमाम आइसोटोप के लिए सेम होगा। समझ रहे बेटा? तो इसमें अगर मैं किसी आइसोटोप की मतलब नियोन है तो नियोन 20, 21, 22, अगर हम किसी के लिए भी बोले तो ये कंबाइंड मास बेटा हमने बनाया हुआ है, तो आपके लिए सभी आइसोटोप के लिए एक ही इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, जब भी हम नियोन की बात करेंगे ना, तो नियोन का रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करेंगे ना, तो रिलेटिव एटॉमिक मास में हम कभी भी ये नहीं बोला करेंगे कि इस नियोन का 20 है, इसका 21, इसका 22, बल्कि हम सभी को कंबाइन करके कंबाइंड मास उसका बोला करेंगे। तो ये सेम फॉर ऑल आइसोटोप होता है। ये क्या होगा, होल नंबर भी हो सकता है और फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ये होल नंबर भी हो सकता है, फ्रैक्शन में। मसलन कार्बन का हमने रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला तो होता है 12.00 AMU होता है, और यही जब बेटा हम हाइड्रोजन के लिए फाइंड आउट करते होता है 1.008 AMU। तो ये बेटा क्या हो सकता है, फ्रैक्शन में भी, आशार्य में भी हो सकता है और होल नंबर भी हो सकता है। तो ये चीज भी बेटा आपने क्लियर कर लेनी है। अच्छा, रिलेटिव एटॉमिक मास से रिलेटेड एक और बेटा बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है ना, उसमें हमने अगर किसी के 3 आइसोटोप्स हैं, मसलन एक एटम है उसके 3 आइसोटोप, मसलन कार्बन की मैं एग्जांपल दे रहा हूं। कार्बन के 3 आइसोटोप हैं। पहला आइसोटोप है कार्बन 12, दूसरा है कार्बन 13 और तीसरा आइसोटोप है कार्बन 14। 3 आइसोटोप है बेटा। हमने जब रिलेटिव एटॉमिक मास इसका निकाला तो इसका रिलेटिव एटॉमिक मास भी मैंने लिखा 12.00 AMU है। इस रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब मैंने तीनों को कंबाइन कर दिया है। मैंने तीनों को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया है। और फिर उसके बाद अगर वो बोल दे कि मेरे पास एक सिलेंडर है या मेरे पास एक कोई कंटेनर है जिसमें 4 कार्बन एटम पड़े हुए हैं, तो उन 4 कार्बन एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा, तो वो हमने पहले ही तीनों को कंबाइन करके निकाली, अपने 12 ही बोलना। मसलन एक मिनट में एमसीक्यू बेटा आया हुआ था, उसने बोला था अ सिलेंडर हैज 3 ऑक्सीजन एटम। एक सिलेंडर है जिसमें 3 ऑक्सीजन एटम है, तो ऑक्सीजन का आपने रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है। तो इसमें बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए, तो 3 ऑक्सीजन एटम है तो उन्होंने तीनों को कंबाइन करके निकाल दिया। तीनों को कंबाइन करके निकाल दिया तो उन्होंने 48 निकाले, तो ये गलत हो गया। ये क्या हो जाता है बेटा, गलत हो जाता है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास जब भी हम निकालते तो हमने पहले ही निकाला हुआ है, तो जब भी हम निकालेंगे तो उसके एक ऑक्सीजन एटम का बेटा मैं मास लूंगा यहाँ पर, समझे? तो उससे मुराद सिर्फ एक ऑक्सीजन एटम का होता है जो हमने पहले निकाल चुके हुए होते हैं। तो उसमें हम ऑक्सीजन की तादाद को काउंट नहीं करते हैं, उसमें हम ऑक्सीजन की तादाद को, मसलन एक ही तरह, मसलन ऑक्सीजन या इसके अलावा बेटा मैं ले लेता हूँ कार्बन। उसने कहा कि मेरे पास एक सिलेंडर है जिसमें 3 कार्बन एटम है, 3 या 4 कार्बन एटम या 5 कार्बन एटम है, तो उनका अब रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है। तो उनका रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड आउट करने का ये मतलब नहीं होता बेटा यहाँ पर भी एक कार्बन 12, यहाँ पर भी एक कार्बन 12, यहाँ पर भी एक कार्बन 12, यहाँ पर भी, तो 4 कार्बन 12 है, तो चारों का प्लस करके नहीं निकालेंगे। समझ रहे बेटा? अगर उसके पास 4 कार्बन एटम है तो उसमें कार्बन 12 फॉर एग्जांपल है, तो उसमें क्या होगा, आपने चारों को प्लस नहीं करना, वो सिर्फ एक एटम का मास आपके पास होगा। उसमें हमने पहले ही सारे आइसोटोप्स को हमने कंबाइन करके रिलेटिव निकाला। वो तो अगर उसके बाद वो 3, 4 या 5 को कंबाइन करें तो हमने उसको कंबाइन नहीं करना, हमने एक ही का बताना है। तो अगर उसके पास एक सिलेंडर जिसमें 3 ऑक्सीजन एटम है तो उसका मास 16 ही होगा, आपने एक ही का बताना है उसको। तो
तीन का अगर कंबाइन करके बोलेगा तो 48 आपने नहीं बताना, बल्कि आपने उसको क्या बताना है, 16 ही मास बताना है। तो ये बेटा हमारे पास था रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, इसको हमने एमडी कैट के हिसाब से बेटा एक्सप्लेन कर दिया। और दूसरा बेटा आगे हम देखेंगे। अच्छा बेटा एक और चीज यहाँ से आपने समझ लेनी है, एमडी कैट में जिस तरीके से रूटीन वाइज नॉर्मल हम लेक्चर होता है ना, नॉर्मल जैसे सादा एफएससी का लेक्चर होता है, मैं उस हिसाब से आपको नहीं समझाऊंगा, मैं इसमें वो चीजें बताऊंगा जो एमडी कैट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। बाकी आप तो लेक्चर तो एफएससी में पढ़ा हुआ है, वैसे भी आप पढ़ सकते हैं, तो मैं आपको सिर्फ सिंपल वो चीजें बताऊंगा जो एमडी कैट के हिसाब से इंपॉर्टेंट होगी, जो एमडी कैट के हिसाब से वो ट्रिकी थ्री मैनर में पूछ लेता है, वो चीजें मैं बताने वाला हूँ। आपने जब मेरा लेक्चर सुनना तो पहले उस टॉपिक को अपने पढ़ के बैठना है, ठीक है। अब उसके बाद हम बेटा देखने वाले हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। अब हमने पहले आइसोटोपिक मास बेटा देखा, उसके बाद रिलेटिव एटॉमिक मास, उसकी डिपेंडेंस देखिए। अब हम रिलेटिव एटॉमिक मास जो कि आपकी बुक के अंदर एक बाकायदा टॉपिक है, तो उसको हम टॉपिक वाइज लेकर चलेंगे जी। जी बेटा हम रिलेटिव एटॉमिक मास जो कि हमारा बाकायदा टॉपिक है आपकी एफएससी में, उसको हम बाकायदा तौर पर देखने वाले हैं। जो मेन चीज मैंने आपको बेटा पीछे भी यहाँ पर बता दी है इसकी, तो रिलेटिव एटॉमिक मास बेटा क्या होता है, ये कंबाइंड मास होता है ऑफ ऑल आइसोटोप, इसमें तमाम आइसोटोप्स को कंबाइन कर दिया जाता है। और बेटा इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसको हम कैलकुलेट दो चीजों की बेस पर करते हैं। पहले आपको पता होनी चाहिए रिलेटिव अबंडेंस, और दूसरा नंबर ऑफ आइसोटोप्स पता होनी चाहिए। और ये आपने इसका न्यूमेरिकल किया भी हुआ, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता, तो उस चीज की तरफ मैं नहीं जाऊंगा। अब मैं आपको उस न्यूमेरिकल को सादा वे में चंद सेकंड में सॉल्व करने की बेटा प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ जी। बेटा अब हमारा एक एग्जाम्पल नंबर, हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बेटा जाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, और ये आपके एमडी कैट पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। उसने इसको पूछा किस तरीके से था बेटा, इसको हम सिंपली किस तरीके से, सिर्फ हम इसको 10 सेकंड के अंदर मैं आपको सॉल्व करने की ट्रिक बताने वाला हूँ। इसको समझने से पहले आपने ये समझना, एग्जांपल नंबर 1 नियॉन की बेटा एग्जांपल उसने दी है। नियॉन के 3 आइसोटोप होते हैं, नियॉन 20, 21, 22। 20 का बेटा अबंडेंस होती है हमारी दुनिया में 90.92% पाया जाता है, 21 हमारी दुनिया में पाया जाता है 0.26%, और नियॉन 23 हमारी दुनिया में पाया जाता है 8.82%। अच्छा बेटा जब हमने एग्जांपल नंबर 1 सॉल्व की थी तो इसका आंसर निकला था, एवरेज एटॉमिक मास निकला था 20.18 AMU। अब बेटा जरा इस आंसर को आपने गौर से समझना है, तो इससे रिलेटेड आपको वो 10 पेज का भी न्यूमेरिकल दे देना, तो आप एमडी कैट पेपर में उसको 10 सेकंड में सॉल्व करके उसके हाथ पे पकड़ा सकते हैं जी। समझिएगा बेटा, 3 आइसोटोप बेटा उसने दिए 20, 21, 22। जब एवरेज निकाला तो एवरेज है 20.18 AMU। देखिए बेटा आंसर उस आइसोटोप के करीब रहा जिसकी अबंडेंस ज्यादा थी। इस चीज को आपने दिमाग में बिठा लेना है। यदि आपने दिमाग में बिठा ली तो 10 पेज का न्यूमेरिकल आया, आप उसको 10 सेकंड में सॉल्व करके पकड़ा सकते हैं। बेटा उसने आइसो मास निकाला 20.18 AMU। ये 20, हालांकि 3 आइसोटोप 20, 21, 23 तक आंसर जाना चाहिए था, आंसर सिर्फ 20 से ही एक दर्जा आगे गया, 20.1 रहा, 20.18 AMU। यानी आंसर उतना उस आइसोटोप के ज्यादा करीब रहा जिसकी अबंडेंस ज्यादा थी। ये चीज आपने अच्छे तरीके से नोट कर लेनी। अब इसी को दिमाग में रखना, और एग्जांपल हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ये आपके एमडी कैट पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, इसके अलावा भी आज तो भी मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करना है, इसके अलावा भी एक ट्रिक समझाऊंगा जी। बेटा उसने वर्डिंग दी है बोरॉन विद एटॉमिक नंबर 5। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, हैज 2 नेचुरली अकरिंग आइसोटोप। बोरॉन के 2 नेचुरली कुदरती तौर पर पाए जाने वाला आइसोटोप है। पहला है बेटा बोरॉन 10 और दूसरा है बोरॉन 11। 2 आइसोटोप हैं बोरॉन के 10 और 11, इनको दिमाग में बिठा लेना आपने। और आगे उसने डाटा प्रोवाइड किया, उसने बोला बोरॉन का एवरेज एटॉमिक मास है 20.18 AMU, इसको दिमाग में बिठा लेना है। बोरॉन का एवरेज एटॉमिक मास है 10.18, बोरॉन का एवरेज एटॉमिक मास है 10.18। और दूसरा बोरॉन का जो आइसोटोप बोरॉन 10 है उसका मास 10 है, और जो बोरॉन 11 है उसका मास 11 है। अब इस चीज को मैंने कोई यहाँ पर फार्मूला आपको नजर नहीं आ रहा, मैं विदाउट फार्मूला सिर्फ इन्हीं 3 चीजों से आपको इसकी रिलेटिव अबंडेंस बता दूंगा कि ये कितने परसेंट हमारी दुनिया में पाया जा रही है, मैं आपको बता दूंगा। कोई फार्मूला मैंने नहीं लगाया। 3 चीजें मुझे चाहिए, उस आइसोटोप का, उन एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास क्या है, आइसोटोप, एक आइसोटोप का मास पता होना चाहिए, दूसरे आइसोटोप का मास पता। अब वो दोनों आइसोटोप बोरॉन 10 और 11 मैंने साइड पर निकाल दिए। ये मैंने लिख दिया बोरॉन 10 और ये बेटा मैंने लिख दिया बोरॉन 11। अब मैंने इनकी अबंडेंस बतानी, 3 चीजें मुझे पता है इसमें बस।
आपने बेटा ये 10 और 11 के बीच में जो गैप है ना डिजिट का, इसको 10 पार्ट में डिवाइड कर लें, क्योंकि हमें पता है 10 और 11 के बीच में वो मैक्सिमम वो भी 10 पार्ट्स में डिवाइड हो सकते हैं। मैंने इसको डिवाइड कर लिया 10.1, 10.2, 10.3। अब मैंने ये 10.12 को मैंने 1 2 3 लिख दिया। इसका मतलब आपने समझना है ये जो 1 है ना, ये 10.1 है, ये 10.2, ये 10.3, ये 10.8, इस तरीके से इनके बीच में एक कोई बेटा डिजिट और नहीं आ रहा, तो 10 और 11 तो मैं इनको मैंने 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब ये नंबर मुझे बताएंगे कि बोरॉन 10 कितने परसेंट हमारी दुनिया में पाया जा रहा है और बोरॉन 11 कितने परसेंट हमारी दुनिया में पाया जा रहा है। इन नंबर ने बताना है। 10 नंबर है ना, और हमें पता है टोटल अबंडेंस, टोटल परसेंटेज किसी भी चीज की 100 हो सकती है, 100 हो सकती है। और ये 10 नंबर है, तो 100 को मैं 10 पर डिवाइड कर दूंगा तो आंसर आएगा 10। इसका बेटा मुझे पता चल गया। इसका मतलब है कि जो एक नंबर से मैं जब दूसरे नंबर पर चलूंगा ना, तो एक नंबर का मतलब होगा मैं 10% उसकी अबंडेंस की बात कर दूंगा, 10%। अब आपने यानी कि जब मैं एक नंबर से दूसरे में चलूंगा, दूसरे तीसरे में, इसका मतलब मैं 10% उसकी अबंडेंस बढ़ा रहा हूं और दूसरे की कम कर रहा हूं। जी, अब हम रिलेटिव एटॉमिक मास पर चलते हैं। इसका एवरेज एटॉमिक मास कितना है बेटा? बोरॉन का एवरेज एटॉमिक मास 10.81, ये बेटा इसका क्या है? एवरेज एटॉमिक मास है। तो अभी बेटा मैंने आपको शुरू में कहा था आंसर हमेशा उस आइसोटोप के ज्यादा करीब आएगा जिसकी अबंडेंस ज्यादा है। जैसे मैंने यहां पर बताया तो नियॉन 20 सबसे ज्यादा पाया जा रहा है, तो आंसर 20 ही के करीब था। अब बेटा आंसर 10 और 11 इनमें 11 के ज्यादा करीब है। एक बात मुझे क्लियर हो गई कि बोरॉन का 11 आइसोटोप ज्यादा पाया जाएगा, और कितने परसेंट ज्यादा पाया जाएगा अब ये हमने पता करना है। जी बेटा मुझे बताएं, अब मैं 10 से आगे 8 डिजिट बेटा मूव कर रहा हूं। 8 डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 बेटा, यहां तक मैंने डिस्टेंस कवर कर लिया। यहां तक डिस्टेंस कवर करने का मतलब क्या है? मैं 10% अबंडेंस बोरॉन 11 की तरफ चलता गया, तो उसका मतलब बोरॉन 11 की 10% अबंडेंस बढ़ती जा रही है। अब मैं रुका यहां पर 8 पर जाकर, तो इसका मतलब है बोरॉन 11 की 80% अबंडेंस है। ठीक है ना, जितने पर रोके उसका मतलब 10% बढ़ रही है, तो बोरॉन 11 80% पाया जा रहा है। और जब मैंने इसका असल ओरिजिनल आंसर चेक किया तो बोरॉन 11 79.92%, यानी कि 80% ही पाया जा रहा था। और एक का हमें आंसर पता चल गया, तो बोरॉन 10 को हम क्या कर सकते हैं? 20% कर सकते हैं। तो बेटा देखिए, इसमें कोई मैंने फार्मूलेशन नहीं की, कुछ भी नहीं किया, कोई कैलकुलेटर नहीं यूज किया। विदाउट कैलकुलेटर मैंने चंद सेकंड में आपको ये पूरे का पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करने की ट्रिक बता दी है। अब इसी से रिलेटेड बेटा मैं और एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाला हूं। बोरॉन बेटा, बोरॉन के 2 नेचरली अकरिंग आइसोटोप हैं। इसी से रिलेटेड ही बेटा, ताकि आपको ये बात और पक्की हो जाए, एक और बेटा मैं एग्जांपल एक्सप्लेन कर रहा हूं बोरॉन। अब मैं बरोमीन की एग्जांपल एक्सप्लेन कर रहा हूं। बरोमीन के भी 2 आइसोटोप्स होते हैं, 2 नेचरली अकरिंग आइसोटोप है। एक है बोरोमीन 79 और दूसरा है बोरोमीन 81। और बोरोमीन का जो एवरेज एटॉमिक मास है वो 79.9 पर है, ये इसका एवरेज एटॉमिक मास। अब मैंने ब्रोमीन 79 की भी नेचुरल अबंडेंस बतानी है और ब्रोमीन 81 की भी नेचुरल अबंडेंस बतानी है। वही चीज आपने समझनी है। अब मैं क्या करूंगा, जिस तरीके से मैंने पीछे वाले में किया था, इसी तरीके से बेटा मैं क्या करूंगा, बोरॉन 79 और 81 के बीच में जो डिजिट्स है ना, उसको मैं कई पार्ट्स में इसके बीच में 79 और 81 के बीच में बेटा मैं क्या कर लूंगा, गैप्स को मुख्तलिफ डिजिट्स में, मुख्तलिफ नंबर्स में डिवाइड कर लूंगा। हमें पता है 79 से अगर हम शुरू करें, 79 से शुरू करें तो बीच में 80 आता है, 80 से लेकर फिर 81 तक आता है, क्योंकि इसमें के बीच में एक पूरे नंबर का गैप पड़ रहा है। अच्छा, अब बेटा आपने क्या करना है, 79 और 81 के बीच में आपने उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना है। हमें पता है पहले 79 से 80 तक 10 डिजिट ये बनेंगे, फिर 80 से 81 तक 10 ये बनेंगे। यानी कि यहां से अगर हम चले तो 79 से 81 तक मैंने इसको 20 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 20 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इसको मैंने। अब 20 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए। अब मुझे यही जो नंबर है ना, यही नंबर मुझे बताएंगे कि बोरॉन 79 हमारी दुनिया में कितने परसेंट पाई जा रही है और बोरॉन 81 हमारी दुनिया में कितने परसेंट, यानी कि यही नंबर मुझे परसेंटेज बताने वाले हैं। कैसे बेटा, अब ये टोटल यहां से अगर मैं काउंट करना शुरू करूं 79 से लेकर 81 तक, ये 20 नंबर बनते हैं। और हमें पता है टोटल परसेंटेज होती है 100 को मैं 20 पर डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 5। तो इसका मतलब है जब मैं एक नंबर ये मूव करूंगा ना, तो इसका मतलब है मैं क्या कर रहा हूं बेटा, 5% नेचुरल अबंडेंस दूसरे की बढ़ाऊंगा।
यानी कि जब मैं इस डिजिट से इसकी तरफ मूव करूंगा तो इसका मतलब है जिसकी तरफ मैं मूव करूंगा ना उसकी अबंडेंस 5% बढ़ जाएगी। अगर मैं बोरान की तरफ मूव कर रहा हूं तो वो 81 की 5% अबंडेंस बढ़ती जा रही है और इसकी 5% अबंडेंस कम होती जा रही है। जी देखिए बेटा, अब मैंने 20 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मुझे ये भी पता चल गया कि ये जो एक नंबर है ना 5% अबंडेंस को शो करने वाला है। अब मैं चलता हूं इसके एवरेज एटॉमिक मास की तरफ। बोरॉन का एवरेज एटॉमिक मास है 79.9, मैं इसको राउंड ऑफ करके 80 बोल रहा हूं। 80, अभी मैंने 80 बोलना नहीं, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बोल रहा हूं। 80 है ये वाला। अब 80 बिल्कुल दरमियान में है, 79 और 81 के बिल्कुल दरमियान में है। और अगर कोई चीज बिल्कुल इक्वल में हो तो यहां से 5-5 बढ़ाते जाएं, यहां से 5-5 आप बढ़ाते जाएं, तो यहां पर आकर यहाँ ये वाला आकर हमें बताएगा बिल्कुल दरमियान में आ गया तो 79 पर ब्रोमीन 79 ये भी बेटा 50% पाया जाएगा और 81 ये भी 50%, क्योंकि नंबर बिल्कुल बीच में आकर रुक गए हैं। लेकिन हमने बेटा क्या बतानी है, हमने उस एवरेज एटॉमिक मास 79.9 के हिसाब से उसको परसेंटेज बतानी है। तो 79.9 के हिसाब से हम बेटा उसको कैसे परसेंटेज बताएंगे, जरा गौर से आपने समझ लेना है। अब 80 अगर होती तो दोनों 50-50% पाए जाते। अब 80 से थोड़ा सा कम है, 79.9%, 79.9 उसका एवरेज एटॉमिक मास थोड़ा सा कम है, तो थोड़ा सा कम करेंगे तो यहाँ इसकी तरफ आएगा, इसकी तरफ आएगा तो इसका मतलब जिसकी तरफ एवरेज एटॉमिक मास गया वो ज्यादा मिकदार में पाया जाता है, उसकी अबंडेंस ज्यादा होती है। तो अब बेटा ये इसकी तरफ मूव करके गया तो इसकी तरफ मूव करने का मतलब है बोरॉन 79 ज्यादा पाया जाएगा। सिर्फ थोड़ा सा मूव करके गया तो बोरान 79 की अबंडेंस थोड़ी सी ज्यादा होगी। एक तो दरमियान में खड़ा है और दरमियान में तो 50-50 है। अब दरमियान से थोड़ा सा इधर मूव करके गया तो बोरान 79 थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 50.54% इसकी अबंडेंस है और इसकी उतनी कम करते 49.49% बेटा इसकी अबंडेंस हो गई है। ये बेटा हमने इससे रिलेटेड दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व किया। अब ये आपको दो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से बेटा मैंने आपको, और इससे टॉपिक से रिलेटेड मेजॉरिटी तौर पर बेटा न्यूमेरिकल ही आते हैं, और न्यूमेरिकल के दो की बेटा मैंने एग्जांपल देकर आपको 10-10 सेकंड के बेटा टाइम से आपको दो न्यूमेरिकल बेटा सॉल्व करने सिखा दिए हैं। और दूसरा बेटा अब इसमें एक और टॉपिक इस्तेमाल हुआ था आइसोटोप। तो आइसोटोप को भी हमने समझना, आइसोटोप एक होता है आइसोटोप, आइसोटोन होता है और आइसोबार होता है बेटा। इसको भी आइसोटोप तो आपको पता है, इसको आपको समझाने की जरूरत नहीं होगी। आइसोटोप में बेटा सेम प्रोटॉन होते हैं, डिफरेंट मास नंबर होता है इसका। अब हम, और इसकी एग्जांपल भी आपने बुक के ऊपर कई की हुई है। अब हम आइसोटोन की तरफ मूव करते हैं, आइसोटोन क्या होता है। अब बेटा इसको याद रखने का भी एक ट्रिक समझ लें। आइसोटोप में पाया जाता है P, तो इसका मतलब है इसमें प्रोटॉन सेम होंगे। आइसोटोन में पाया जाता है N, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे। ये चीज आपने याद रख लेनी है जी। आइसोटोन क्या होगा बेटा, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसमें न्यूट्रॉन की तादाद सेम होगी बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन, लेकिन प्रोटॉन की तादाद बेटा क्या हो जाएगी, डिफरेंट इसमें होगी। एग्जांपल मैंने यहाँ पर दी है क्लोरीन 37, पोटासियम 39, कैल्शियम 40 की। ये सारे के सारे बेटा क्या है, आइसोटोन है एक दूसरे के। कैसे, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 से ये देखिए 37 तक 20 का गैप है, तो इसका मतलब इसमें न्यूट्रॉन 20 है। पोटासियम देखें, पोटासियम का बेटा एटॉमिक नंबर होता है 19, एटॉमिक नंबर 19, और 19 से 39 तक 19, 29, 39, 20 का गैप है, तो इसमें भी न्यूट्रॉन सेम है। आगे कैल्शियम चलते हैं, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20 और एटॉमिक मास है 40, तो 20 से 40 पर चलो तो बेटा 20-20 का गैप है, तो इन तमाम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। तो अगर किसी में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे तो उसको हम बोलेंगे आइसोटोन्स बोलेंगे। ये भी बेटा आपके एमटी कैट पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसको भी अच्छे, यानी कि मास से रिलेटेड जो भी चीज है वो आपने इसको अच्छे तरीके से कवर करना है। तीसरा होता है आइसोबार बेटा, जिसको बार का मतलब ही होता है किसी चीज के ऊपर आना, वजन को बोलते हैं। तो आइसोबार आपने समझ लेना है कि इनके ऊपर ये जो हम किसी भी एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं ना, तो सिंबल के ऊपर ये जो बार होगा ये सेम होगा। आइसो का मतलब सेम, बार का मतलब ये वजन इनका सेम होगा। तो आइसोबार में बेटा क्या होते हैं, सेम प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, यानी कि प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं। और डिफरेंट क्या होते हैं, यानी कि उन दोनों की तादाद जमा करेंगे तो सेम होगी, अलग अलग देखेंगे तो वो डिफरेंट होगी। यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जमा करेंगे तो सेम होगी, और डिफरेंट क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही डिफरेंट होती है, इंडिविजुअली तादाद देखेंगे तो डिफरेंट होगी। एग्जांपल बेटा मैं ले रहा हूँ पोटासियम की। पोटासियम का ये आइसोटोप है पोटासियम 40 बेटा इसको बोलते हैं। इस पोटासियम 40 में बेटा क्या है, पोटासियम 40 और कैल्शियम 40 एक दूसरे के आइसोबार हैं। देखिए पोटासियम का एटॉमिक नंबर होता है 19 और
और इसमें न्यूट्रॉन है 21 और दोनों को प्लस किया तो 40 है, आइसोबार बन गया। कैल्शियम में 20 प्रोटॉन होते, 20 न्यूट्रॉन होते। देखें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों में डिफरेंट है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इंडिविजुअली दोनों में डिफरेंट है, लेकिन जब दोनों को प्लस करेंगे तो ओवरऑल बार बनकर क्या हो रहा है बेटा, सेम हो रहा है। तो ये बेटा हमारा टोटल ओवरऑल हमारा टॉपिक था एवरेज एटॉमिक मास। आज हमने एवरेज एटॉमिक मास से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग और आपको जितने ट्रिकी पॉइंट्स थे वो बता दिए। एक चीज बेटा दोबारा से आपने सुन लेनी है, मैं आपको नॉर्मल जिस तरीके से एफएससी का डेली बेस पर लेक्चर होता है वैसा लेक्चर नहीं देने वाला का, ठीक है ना। मैं आपको सिंपल वो चीजें बताऊंगा जो एमडी कैट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, जो उसमें ट्रिकी पॉइंट्स हैं, ठीक होगा। सिर्फ वो चीज बेटा मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर किया करूंगा। बाकी जब भी आपने लेक्चर सुनना है तो आपने वो बुक वाला पहले पढ़ के आया करना। और दूसरा बेटा हम ये दोबारा से हम सीरीज शुरू करने वाले हैं, तो सीरीज के हिसाब से मैंने पहला लेक्चर डिलीवर किया। कल मैं आपको इंशाल्लाह यहाँ इससे आगे वाले टॉपिक से लेकर आगे लेक्चर नंबर बेटा यानी कि मोल और एवोगैड्रो नंबर तक का लेक्चर इंशाल्लाह आपको डिलीवर करूंगा। और उसके बाद तीसरे में हम एक्सप्लेन करेंगे, तीसरा हमारा ही पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा, यील्ड तक हम इसको एक्सप्लेन करेंगे।